नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में करेंगे प्रतिभाग। 30 मई से होने वाले पार्टी के महा जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लेंगे पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। सशक्त उत्तराखंड 25 के लक्ष्यों को हासिल करने पर होगी चर्चा। डोईवाला में G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। जिलाधिकारी सोनिका ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 20 मई तक काम पूरा करने का निर्देश। चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। तीर्थयात्रियों की संख्या 10 लाख के पार। ट्रांजिट कैंप को और से जारी किए गए आंकड़े। और भगवान रुद्रनाथ की डोली पहुंची। रुद्रनाथ 20 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे भगवान रुद्रनाथ के कपाट। बड़ी संख्या में भक्तों का पहुंचना शुरू। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। 30 मई से होने वाले पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के साथ ही जिम्मेदारियां दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में करेंगे प्रतिभाग। राष्ट्रीय महामंत्री और महाजनसंपर्क अभियान के प्रभारी तरुण चुग, उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा समेत अन्य वरिष्ठ नेता करेंगे प्रतिभाग। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, आज भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करने वाले हैं। तो इस बैठक के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है, किन मुद्दों पे चर्चा की जाएगी? बिल्कुल स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपनी कार्य समिति की बैठक करती है और बैठक करने के दौरान अगले 3 महीने में क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, संगठन के लिहाज से किस प्रकार से तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, सरकार और संगठन में कैसा तालमेल है, सरकार जो भारत सरकार द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे पहुंच पा रहा है, क्या कमियां उसमें रह रही है, इसको लेकर कार्य समिति की बैठक होती है, जिसमें प्रदेश प्रभारी से लेकर सह प्रभारी और खासतौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के मेंबर उसमें शामिल होते हैं। जी, आज की कार्य समिति की बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि आज की कार्य समिति की बैठक में महाजन संपर्क अभियान के जो प्रभारी हैं तरुण चुग, उनकी मौजूदगी में आज की बैठक का आह्वान किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शरीक होंगे, प्रदेश प्रभारी होंगे, सह प्रभारी होंगे और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष होंगे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिहाज से वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। यानी पूरा जो महाजनसंपर्क अभियान है किस रूप में चलाया जाएगा, कैसे ये चलेगा, कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा, किस प्रकार से जोड़ते हुए गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी क्षेत्रों को एक साथ एक सूत्र में पिरो करके किस प्रकार से आगामी चुनाव में इसका लाभ लिया जाएगा, इस पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा इस महाजनसंपर्क अभियान में किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, रैलियां कौन देखेगा, प्रचार कौन करेगा, लोगों को कैसे जोड़ेगा, आयोजन किस तरीके से किए जाएंगे, व्यवस्था कैसे होगी, ट्रैफिक सिस्टम कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, इस तमाम बातों पर, इन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा होगी, जिम्मेदारियां दी जाएगी। तो आप यकीन मानिए कि जो आज 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी 30 मई के बाद
महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत है और उसके बाद उत्तराखंड में ही प्रधानमंत्री की रैली भी कराने के लिए संगठन पीएमओ से समय मांगने के लिए आवेदन कर चुका है। यानी प्रधानमंत्री की रैलियां उत्तराखंड में होती हैं तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट किस रूप में 2024 तक जाएगा, क्योंकि इससे पहले निकाय के चुनाव उत्तराखंड में है। आपने देखा होगा बागेश्वर में जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे उनके निधन के बाद वो सीट रिक्त हुए, यानी वहां पर भी उपचुनाव होना है तो उसका भी इंपैक्ट वहां देखा जाएगा। यानी संगठन को भी मजबूत करना है, सरकार के साथ भी बेहतर तालमेल स्थापित करना है और महाजनसंपर्क अभियान को जोड़ते हुए एक अपने कुनवे को फिर से बड़े स्तर पर लेकर जाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और इसी रणनीति के साथ आज की महत्वपूर्ण 2 दिवसीय बैठक शुरू होने जा रही है। जी श्रीनिवास जी, इसी के साथ में जहां पर एक और चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो क्या इस बैठक में इस बारे में भी मंथन किया जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। डोईवाला में G20 सम्मेलन की तैयारियां जारी है। व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट और रानी पोखरी का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। बाकी कामों में G20 20 मई तक पूरा करने को कहा गया है। डोईवाला में G20 सम्मेलन की तैयारियां जारी है। व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट और रानी पोखरी का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बाकी कामों को 20 मई तक पूरा करने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर्यटन और स्वास्थ्य विभागों की लेंगे समीक्षा बैठक। सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्यों को हासिल करने पर होगी चर्चा। विभागों द्वारा तैयार अल्प, मध्य और दीर्घकालीन रोडमैप पर भी होगी समीक्षा। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय देहरादून। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में करेंगे प्रतिभाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। मसूरी के 200 साल पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रम का विरोध शुरू हो गया है। प्रोफेसरों ने नगरपालिका प्रशासन पर इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए मसूरी के इतिहास से छेड़छाड़ कर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2023 में नहीं 2027 में मसूरी के 200 साल पूरे हो रहे हैं। मेरा जहाँ तक अध्ययन है कि ये 1823 ईस्वी में कैप्टन यंग यहाँ आए थे देहरादून के मैजिस्ट्रेट बन करके, और 2 साल के बाद 1825 में जो अभी मसूरी का ये कैमल्स बैक रोड है वहाँ पर उन्होंने हंटिंग लॉज बनाया था। और मेरा ख्याल है कि वही जो समय है मसूरी के स्थापित होने का समय है, प्रामाणिक समय है।
और उसमें झोल करना, कुछ पहले करना, कुछ बाद में करना, ये निश्चित रूप से हमारा जो भारतीय इतिहास है उसके साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ है। एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, और आप सब क्या, मसूरी की पूरी जनता जानती है कि 1823 कोई तारीख ही नहीं है मसूरी की। कैप्टन यंग तो अचानक कई बार मसूरी घूमने आए, और कैप्टन यंग मसूरी बसाने वाले कौन होते हैं? कैप्टन यंग ने अपने लिए घर बनाया 1827 में। अट्टा क्यारकुली के जो लोग हैं उनकी छानियाँ ये होती थी, और ये 600 रुपये लीज में है मसूरी। तो कैप्टन यंग एक शिकारी थे, बहुत अच्छे थे, और वो घूमने आए। तो कुछ जो नगर पालिका मसूरी सम्मान समारोह करने जा रही है या 200 साल मनाने जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने इतिहास ही नहीं पढ़ा वो मसूरी का ही इतिहास मनाने जा रहे हैं। जब समय ही पता नहीं तो इतिहास के बारे में क्या बताएंगे ये लोग ना। तो गलत तरीके से ये लोग गुमराह कर रहे हैं, इतिहास को खराब करने का काम कर रहे हैं। हमें बड़ा दुख है इस बात पर, और हम रोष भी व्यक्त करते हैं। आज जो ये लोग जो कभी जब इतिहास के बारे में जानकारी ही नहीं है तो फिर किस प्रकार का लोग आने वाले 2025-2027 के आने वाले समय पर हम लोग सही तरीके से मसूरी के इतिहास को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इसको मनाएंगे। और ये जो अभी ये लोग जो कर रहे हैं सिर्फ चुनाव मात्र का एक। रुड़की में प्रदेश महासचिव विकास त्यागी के प्रतिष्ठान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं के हौसले की जीत है। कहा कि कुछ दिन से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी हार नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस ने पहले हिमाचल जीता, उसके बाद अब कर्नाटक जीतकर देश भर में एक मैसेज दिया है। मोदी और शाह की जोड़ी को हराया जा सकता है। कर्नाटक की जीत जो है ना, वो कांग्रेस पार्टी के तमाम करोड़ों कार्यकर्ताओं के हौसले की जीत है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के होते हुए बीजेपी हार नहीं सकती है। तो हिमाचल में इसकी शुरुआत हुई, हमने हिमाचल जीता, उसके बाद कर्नाटक जीत करके ये मैसेज पूरे देश में चला गया है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराया जा सकता है। पिथौरागढ़ के बैरीनाग में जिलाधिकारी रीना जोशी ने जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने झलतोला पेयजल योजना के तहत जाडा पानी में निर्मित पेयजल टैंक को देखा। इसके बाद बडगल पेयजल योजना के तहत शुकन खेत में निर्मित पेयजल टैंक का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी भी ली। लोगों ने पानी की आपूर्ति होना बताया। वहीं जिलाधिकारी भी पेयजल टैंक निर्माण कार्य पर संतोष व्यक्त करती नजर आई। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से।
कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। ट्रांजिट कैंप को ओर से आंकड़ों जारी किए गए हैं, जिसमें भारी बर्फबारी के बाद भी यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। केदारनाथ में सर्वाधिक 3,69,302 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा में अब तक 30 लाख से अधिक पंजीकरण हुआ है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रियों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। ट्रांजिट कैंप की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार केदारनाथ में सर्वाधिक 3,69,302 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। आपको बता दें कि चारधाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। भारी बर्फबारी के बाद भी यात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा में अब तक 30 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। भारी बर्फबारी के बीच भी यात्रियों का उत्साह कम नहीं हुआ है। केदारनाथ में सर्वाधिक 3,69,302 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा में अब तक 30 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं और 10 लाख के पार तीर्थ यात्रियों की संख्या पहुंच चुकी है। ट्रांजिट कैंप की ओर से आंकड़े जारी किए गए चारधाम यात्रा को लेकर। इसमें 10 लाख के पार यात्रियों की संख्या पहुंच चुकी है। भारी बर्फबारी होते हुए भी श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा में दर्शन के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी जा रही है।
खराब मौसम होते हुए भी लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लोगों में एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? रूप से स्फूर्ति आपको बताना चाहता हूं कि चारधाम यात्रा को अभी 27 दिन शुरू हुए हैं और अभी इन 27 दिनों में जो आंकड़ा है वो 10 लाख के पार पहुंच चुका है और लगातार सरकार भी इस चीज को लेकर तैयारी कर रही है कि तो इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि पिछली दफे 2022 में हुई चारधाम यात्रा में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी और इस बार सरकारी जो आंकड़े हैं वो इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं और कह भी यही रहे हैं कि तकरीबन 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा को करने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक जो कुल पंजीकरण है इन 27 दिनों में चारधाम यात्रा के लिए वो 30 लाख का आंकड़ा छू चुका है। और प्रतिदिन केदारनाथ की बात की जाए तो केदारनाथ में लगभग हर दिन 30,000 से ज्यादा पंजीकरण हो रहे हैं सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए और इसी के तहत अभी 5वां धाम खुलना बाकी है जो 20 मई को खुलेगा। सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल की बात की जाए तो वहां पर भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो सिख तीर्थ यात्रा है वो दर्शन करने आते हैं। इसी के साथ चाहे वो पंच केदार की बात की जाए, पंचबद्री की बात की जाए तो वहां पर भी जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने जाते हैं। हालांकि इन 4 धामों की मैं अकेले बात की जाए तो सबसे अधिक जो संख्या है दर्शनार्थियों की वो इस वक्त केदारनाथ धाम में है। तकरीबन 5.5 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ धाम में इस वक्त दर्शन कर चुके हैं और 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त बद्रीनाथ में दर्शन कर चुके हैं। इसी के साथ ही साथ देखा जाए तो सरकार तत्पर तैयारी कर रही है और पंजीकरण को भी रोका इसी वजह से गया क्योंकि केदारनाथ में जो आंकड़ा था वो प्रतिदिन वो कई हजारों में पहुंच रहा था। इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक वजह ये भी मानी जा रही है कि अत्यधिक संख्या में जो पंजीकरण हो रहे थे उस वजह से भी पंजीकरण को रोक दिया गया। हालांकि ऑनलाइन पंजीकरण को रोका गया है, ऑफलाइन पंजीकरण यानी कि काउंटर पर अभी भी यात्री। जी स्फूर्ति। जी हिमांशु, जैसा कि आपने बताया कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ में देखे जा रहे हैं, तो ऐसे मौसम को लेकर वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? रूप से लगातार केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसी के साथ जो गंगोत्री और यमुनोत्री की बात की जाए तो वहां पर भी बर्फबारी हो रही है, लेकिन जो केदारनाथ है वहां पर अत्यधिक मात्रा में बर्फबारी हो रही है। इसी के साथ ही साथ जो तमाम शासन और प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो लोग भी वहां पर व्यवस्था बनाए के सुदृढ़ तरीके से तैनात है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पहले से वहां पर तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ जब उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार वहां पर गए थे तो उन्होंने वहां पर अतिरिक्त एसडीआरएफ टीम की तैनाती कर दी थी। इसी के साथ ही साथ जो मौसम विभाग है वो लगातार जिन यात्रियों ने पंजीकरण करवाया है, जिनका डेटा सरकार के पास है, उनको लगातार मौसम की अपडेट दे रहा है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के निवासी है उन्हें भी लगातार एनडीएमए के द्वारा भी अपडेट दिया जा रहा है और मौसम विभाग भी लगातार अपडेट दे रहा है। और साथ ही जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री के अलावा जो पर्यटन मंत्री हैं वो भी लगातार यात्रियों से अनुरोध कर रहे हैं कि लगातार मौसम अपडेट लेकर ही आगे बढ़ा जाए ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो, क्योंकि मौसम खराब होगा तो यात्रियों के फंसने की संख्या अधिक होगी। तो इस वजह से सरकार नहीं चाहती व्यवस्था की गई है उनमें कोई कमी रहे और सरकार अपनी तरफ से लगातार पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि चारधाम यात्रा सुचारू और सुदृढ़ तरीके से चल सके। जी स्फूर्ति। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। खबर उत्तरकाशी से है। बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला की डोली उत्तरकाशी पहुंची। स्थानीय लोगों और गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पर आए भक्तों ने डोली का भव्य स्वागत किया। बता दें कि डोली हर साल उत्तराखंड के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकलती है और ये 24वें डोली रथ यात्रा है। काशी में भगवान काशी विश्वनाथ जगदीशिला डोली का आगमन हुआ है और भगवान विश्वनाथ जगदीशिला जो है ये हर वर्ष पूरे प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों पे जाती है और इस समय क्योंकि जो हमारे 4 धाम उत्तराखंड के वहाँ पर भी भगवान का जाने का कार्यक्रम है और सभी श्रद्धालु जिस तरीके से कि देवी भगवान का जो आशीर्वाद सबको मिलता है, मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे तीर्थ यात्री उत्तराखंड में आए हैं वो देवी का बड़े उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। इस डोली का जो उद्देश्य है विश्व में शांति कायम हो और जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं। और तीसरा उद्देश्य है कि हमारे 4 धामों के अलावा यहाँ पर हजारों शक्तिपीठ ऐसे हैं जिनको धाम का स्वरूप दिया जाना बहुत जरूरी है।
अब तक जो 23 साल की यात्रा है उसमें 254 स्थानों को डोली ने आइडेंटिफाई किया है कि इनको धाम का स्वरूप मिले, जिसमें से उत्तर काशी के ये हनुमान मंदिर है, भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे परशुराम जी का मंदिर है, कनार देवता का मंदिर है, गंगा जी का मंदिर है। दुनिया भर के मंदिर जो हमारे उत्तर काशी में हैं उनको सबको धाम का स्वरूप मिले, तो इस यात्रा का ये केदारनाथ भगवान रुद्रनाथ की डोली बर्फीले रास्तों से होकर रुद्रनाथ पहुंच गई है। बता दें कि बुधवार को गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर परिसर में बाबा रुद्रनाथ की डोली कैलाश के लिए रवाना हुई थी। 2 दिनों की कठिन पैदल यात्रा में उत्सव डोली पहले दिन लवंठी बुग्याल रुकी और उसके बाद में दूसरे दिन बर्फीले रास्तों से होकर भगवान रुद्रनाथ की डोली रुद्रनाथ पहुंच गई है। हिमालय में मखमली बुग्यालों के माध्यम से स्थित पंच केदार में भगवान रुद्रनाथ के कपाट 20 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे। भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 20 मई को पौराणिक रीति रिवाजों के अनुसार बीच ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालु के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। वहीं कपाट खुलने के अवसर पर भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रुद्रनाथ का रुख करेंगे। चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के एबट माउंट में पर्यटन विभाग के सहयोग से चल रहे एस्ट्रो वीक का समापन हुआ। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने दिशा निर्देश पर आयोजित एस्ट्रो वीक कार्यक्रम में देश के करीब 60 फोटोग्राफर्स ने अपने फोटो साझा किए। कार्यक्रम में जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले के एबट माउंट में बाहरी राज्यों के प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करना है। उन्होंने बताया कि हिमालय दर्शन के अलावा दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों का अपार संग्रह है। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चंपावत को और स्पेसिफिकली एबट माउंट को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 3 दिन का एक वर्कशॉप कराया है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस साइट को प्रमोट किया जाए। इसमें एस्ट्रो फोटोग्राफी और हमारी बर्ड जो फोटोग्राफी है वो कराई जा रही है और काफ़ी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हमारे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं और हमने मिनिमल बेसिस पे रखा है ताकि अच्छे से टाइम दिया जाए सभी पार्टिसिपेंट्स को। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।